नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व को प्राचीनता और मध्यकाल के जड़ता से निकालकर आधुनिक युग की तेज़ी में बदल दिया। और इस औद्योगिक क्रांति के कई कारण थे। इससे पहले हम पुनर्जागरण के बारे में बात कर चुके हैं। तो पुनर्जागरण की वजह से विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और इस औद्योगिक क्रांति ने विश्व में कई देशों का नक्शा ही बदल दिया और उपनिवेशवाद, बाज़ारवाद और इस तरह की कई तरह की पॉलिटिकल और राजनीतिक और सामाजिक चिंतन की जननी रही औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है और क्या उद्भव है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। औद्योगिक क्रांति का शब्द इस रूप में, औद्योगिक का मतलब होता है उद्योगों से संबंधित और क्रांति का अर्थ होता है एक ऐसा परिवर्तन जिसने किसी चीज़ में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया हो, किसी सिद्धांत को पूरी तरह से, किसी चीज़ को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया हो, जिसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुई थी उसको इस अर्थ में प्रयुक्त करने वाले पहले विद्वान थे अर्नोल्ड टॉयनबी। उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। औद्योगिक क्रांति को सबसे पहले वस्त्र उद्योग से जोड़ा गया क्योंकि सबसे पहले जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे वो इंग्लैंड में आरंभ हुए और मुख्यतः वस्त्र उद्योग में हुए। बाद में धीरे धीरे वाष्प के आविष्कार के साथ, नई नई मशीनों के आविष्कार के साथ बहुत तरह तरह के उद्योगों में परिवर्तन हुए और जो उद्योग पहले कुटीर उद्योगों के रूप में या हैंडमेड चीज़ों के रूप में मानव श्रम से संचालित होते थे, उनकी जगह नई मशीन्स, नए विचार, नई प्रौद्योगिकी का सूत्रपात हुआ और जिसने विश्व को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। कोयले का प्रयोग होने लगा, कोयले को जलाकर वाष्प की शक्ति का प्रयोग होने लगा और शक्ति संचालित मशीनें, और ये विशेषकर वस्त्र उद्योग में बहुत ज़्यादा एपेरेंट था। इसने सबसे ज़्यादा उसे प्रभावित किया और उसके आने से उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। जैसे कि जो सूत की कताई जो घर पे की जाती थी और मानव श्रम से की जाती थी, उसमें धीरे धीरे एक व्यक्ति एक दिन में जितना सूत काटता था, मशीनों की सहायता से उससे 100 गुना 200 गुना सूत्र की कताई शुरू हो गई और इसके कारण उत्पादन में एक ज़बरदस्त बूम आया, एक तेज़ी आई और वो तेज़ी इतनी अधिक हो गई और उसके साथ बहुत सारे उसके राजनीतिक परिणाम हुए क्योंकि उन वस्त्र उद्योगों को अब बहुत तेज़ी से कच्चा माल चाहिए था और उन तैयार चीज़ों की खपत के लिए उनको नए बाज़ार या मार्केट की आवश्यकता हुई। तो इसने बहुत सारे तरह तरह के विश्व की राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। इसलिए अर्नोल्ड टॉयनबी ने इसको क्रांति का नाम दिया। ब्रिटेन के बाद यूरोप में वर्ष 1780 से लेकर 1820 के बीच में हुए प्रचंड औद्योगिक शक्ति के फलस्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वैचारिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, वो धीरे धीरे, शुरुआत भले ही इंग्लैंड में हुई थी लेकिन वो धीरे धीरे पहले पूरे यूरोप में और उसके बाद संपूर्ण विश्व में वो फैल गए और इस तरह से पूरे विश्व में ही ये प्रौद्योगिकी की क्रांति हुई। इसीलिए इसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इस युग में जल और वाष्प की इंजन की शक्ति से चालित यंत्रों का आविष्कार हुआ, कारखानों की स्थापना हुई, यानी कारखानों की आवश्यकता क्यों हुई,
पहले तो घर में कुटीर उद्योगों के रूप में वस्त्र उद्योग संचालित होते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा। तो ऐसी जगहों की आवश्यकता हुई जिसमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ की सहायता से उत्पादन हो, तो कारखानों की स्थापना हुई। कारखानों के कारण क्या हुआ, वस्तु के निर्माण का जो घरेलू तरीका था, जैसे कि पहले कुछ गज कपड़ा बनाना होता था तो एक तकली और एक कताई के यंत्र की सहायता से घर पे वो बनता था, लेकिन अब कई मीटरों हज़ारों मीटर कपड़ा जो था मशीनों की सहायता से तैयार होता था। तो इनको बनाने, इनके लिए कच्चे माल की, इसके लिए मशीनों की, इसके लिए लेबर यानी मज़दूरों की आवश्यकता हुई, पूरे एक मेंटेनेंस के, पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक आधारभूत संरचना की आवश्यकता हुई। तो इस कारण से कारखाना संस्कृति का विकास हुआ। नए नए नगर बसे, क्योंकि जहाँ लेबर्स रहते थे, जहाँ मज़दूर रहते थे, उनको वो सुविधाएं चाहिए होती थी। और इंग्लैंड में लिवरपूल और मैनचेस्टर का आपने नाम सुना होगा। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे नगर जो थे वो औद्योगिक नगर के रूप में विकसित होने शुरू हो गए। मज़दूर जो थे गाँव से यहाँ मज़दूरी करने आने लग गए। बहुत अधिक संख्या में कारखानों और मज़दूरों की संख्या के कारण जो खपत थी उससे अधिक उत्पादन होने लगा। और उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अब किस चीज़ की आवश्यकता हुई, नए ट्रांसपोर्ट या यातायात के साधनों की। जो चीज़ें पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर इन पे लद के जाती थी, अब उनको तेज़ी से एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता महसूस हुई बड़े पैमाने पर। तो इसके लिए और वाष्प की शक्ति का विकास हो चुका था, भाप की शक्ति जेम्स वॉट ने उसका विकास कर लिया था। तो उसके साथ ही स्टीम इंजन, लोकोमोटिव, ट्रेन, बस, ट्राम, इन सब यातायात के साधनों का आविष्कार हुआ। और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इससे भी अधिक व्यापक था। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति से बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब औद्योगिक क्रांति के सबसे प्रमुख कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण था कृषि क्रांति। कृषि क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में जो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आए थे, उनकी आवश्यकता, उनका जो महत्व था वो बहुत अधिक था। 1770 से 1830 के बीच में यूरोप में और विशेषकर इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में नए तकनीक का, नए प्रवर्तनों का युग आरंभ हुआ और जिससे कृषि के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। यानी ऐसी कुछ यंत्र बनाए गए, जैसे कि आप सब ग्रामीण विद्यार्थी हैं, आप इस चीज़ से परिचित होंगे कि यदि हम एक खेत को हल की सहायता से जोतें और उसके बाद उसमें हाथ से बीज डालें और हाथ से उसकी कटाई करें, उसकी बजाय यदि हम ट्रैक्टर की सहायता से जोतें और मशीनों की सहायता से और थ्रेशर की सहायता से काम करें तो कितना हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ों का और यंत्रों का विकास हुआ, उससे कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। बहुत सारी क्रांतिकारी चीज़ें आईं, एक जगह पे कई फसलें उगाई जाने लग गईं, फसलों के पर हेक्टेयर उत्पादन में परिवर्तन हुआ। तो इन सब कारणों ने औद्योगिक क्रांति की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके दो परिणाम हुए। एक तो लोगों के पास खाली समय होने लगा। एक किसान जो सारा दिन अपने खेतों में मैनुअल वर्क या मानवीय श्रम करता रहता था, उसके पास अब खाली समय हुआ कि वो और चीज़ों की तरफ ध्यान दे। दूसरा, इन सब तकनीकों से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिला कि ऐसी ही कुछ चीज़ें वो अन्य उद्योगों में भी बनाएं। तो इस तरह से कृषि क्रांति का भी प्रभाव इस पे पड़ा, औद्योगिक क्रांति पे। उसके अलावा था जो दूसरा कारण था वो जनसंख्या विस्फोट। 18वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में, इससे पहले हम पुनर्जागरण पढ़ चुके हैं, पुनर्जागरण के परिणामों में एक सबसे बड़ा परिणाम था बौद्धिकतावाद का। यानी मानव अब सोचने लगा, समझने लगा, तर्क शक्ति से अपने क्यों, क्या, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, इस तरह के क्वेश्चंस करने लगा। तो वैज्ञानिकवाद का प्रभाव पड़ा और इन सब चीज़ों के कारण लोगों में जो पहले युद्ध और शांति का भी समय आया था, युद्ध नहीं थे, शांति का समय था। इन सब कारणों ने जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि की। इंग्लैंड जैसे राज्य में बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम कहा जाता है। इसके साथ ही लोगों के अंदर सुशासन,
वाणिज्यवाद यानी दूर दूर के देशों में उन्होंने यात्रा की। इन सब कारणों से जो शांति, सुशासन और जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई, तो इन सब जनसंख्या को कुछ ना कुछ काम दिलाने की आवश्यकता तेज़ी से महसूस होने लग गई, और खाली घरेलू और कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की सहायता से ये हो नहीं सकता था। इसके साथ ही जो अन्य कारण था वो था व्यापारिक प्रतिबंधों की समाप्ति। अब ऐसे स्थान जहाँ पे खनिज अधिक है, जैसे कि आपको वस्त्र उद्योग के लिए 2 तरह के खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो कोयला, दूसरा जहाँ पे लोहा हो जिससे मशीनें बने, कोयला हो जिससे भाप की शक्ति का विकास हो, और कच्चे माल के रूप में कपास। तो ऐसे स्थान जहाँ पे ये जो कच्चा माल था ये बहुतायत में मिलता था, उन जगहों के स्थान पर नगर बसने लग गए। जैसे इंग्लैंड, जो आप में से जो भी ज्योग्राफी के विद्यार्थी होंगे वो यूरोप की जब ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि लोहे और कोयले की खदानें अक्सर पास पास होती हैं, और ऐसे ही जगह पे इंडस्ट्रियल टाउन्स या औद्योगिक जो नगर हैं वो विकसित होते हैं। जैसे यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो बोकारो, रांची, धनबाद, ये जो जगह हैं, टाटा नगर, ये सब जगह यहाँ पे इसलिए ये एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में विकसित हुए क्योंकि यहाँ पे लोहा और कोयला दोनों की खदानें मौजूद थी। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब जगहों में ऐसे बहुत सारे टाउन्स थे जिनको इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में मान्यता मिली। इसी प्रकार से इंग्लैंड में लिवरपूल, मैनचेस्टर और इस तरह के जो टाउन्स थे वो औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हुए। और स्वतंत्र विचारों, अब ये जो नगर विकसित हुए तो यहाँ पे इंजीनियर्स भी आए, तकनीशियंस भी आए, वैज्ञानिक भी आए, इन्होंने नए नए प्रयोग किए, और इस समय माहौल ऐसा था कि इन नए प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ बनाता जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती थी तो उस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो लोगों के मन में जो प्रतिबंध थे ना पहले कि ये सिर्फ यही लोग करेंगे या ये राज्य की सहायता से होता था, इन नगरों में से ये प्रतिबंध हट गए, और उसके कारण वैज्ञानिकतावाद और तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ। अब था एक जो चौथा कारण था वो था मध्यम वर्ग का उदय। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, मध्यम वर्ग। एक होता है उच्च वर्ग, जिसमें जो यूरोप का समाज था, अभी जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यूरोप में या तो निम्न वर्ग था जो कृषि और मजदूरी से संबंधित था, दूसरा वर्ग था जो उच्च वर्ग था जिसमें पादरी, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति या धनी व्यापारी आते थे, जिनके पास या तो धन की शक्ति हो या जिनके पास राजनीतिक शक्ति हो या जिनके पास धार्मिक शक्ति हो, तो वो उच्च वर्ग में आते थे। अब निम्न वर्ग में कौन आते थे? वो लोग जो जिनके पास मजदूरी, कृषि या कोई अपने मानवीय श्रम करने वाले निम्न वर्ग में आते थे। बीच का एक वर्ग था जिसको मध्यम वर्ग का नाम दिया। इसमें आते थे शिक्षक, वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, चित्रकार, कलाकार, इस तरह के लोग जो अपनी स्किल्स, अपनी दिमाग, अपनी टैलेंट का उपयोग करके समाज को कुछ दे रहे थे। जैसे शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इनको हम मध्यम वर्ग कहते हैं। तो इस समय मध्यम वर्ग का तेज़ी से उदय हुआ, और इस मध्यम वर्ग के उदय होने में पुनर्जागरण का महत्व बहुत अधिक था। राजनीतिक रूप से स्थिरता आई तो वो क्लर्जीज़ और जो वो राजनीतिक सामंतों का युग का अंत हुआ, और उसके साथ ही नए नए प्रोफेशंस जैसे वकीलों का, शिक्षकों का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का महत्व बढ़ने लगा। लोग बौद्धिकतावाद और वैज्ञानिकतावाद की तरफ आकर्षित होने लगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, किताबों का प्रोडक्शन बढ़ा। तो इन सब चीज़ों से मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और ये मध्यम वर्ग क्रिएटिव था, यानी ये सृजनात्मक शक्ति में विकास करता था। ये नई नई चीज़ों के आविष्कार कर रहा था और ये नई नई तरह की चीज़ें ईजाद कर रहा था, जिसने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। उपनिवेशों का कच्चा माल और बाज़ार, ये भी एक प्रमुख कारण था कि अब इससे पूर्व जब पुनर्जागरण और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में एक घटना हुई जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अब ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। उपनिवेश क्या होते हैं?
जो भी एक बड़ा राज्य होता है, इसने किसी दूर दराज के राज्य पर या राष्ट्र पर अपना अधिकार इस तरह से स्थापित किया कि उसकी सत्ता को तो उसने नहीं लिया, लेकिन वहाँ की सत्ता को उसने इनडायरेक्टली अपने अधीन कर लिया। यानी जैसे भारत जो था, अफ्रीका के देश थे, चीन था, कनाडा था, साउथ अमेरिका के देश थे, यूरोप के राष्ट्र जो उस समय पुनर्जागरण के कारण विकसित राष्ट्र हो गए थे, उन्होंने इन जगहों पर या तो अपने राजनीतिक चातुर्य से, डिप्लोमेसी से, या उन जगहों की कमज़ोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर उन राज्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने अधीन कर लिया था। तो इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अब इन उपनिवेशवाद से क्या फ़ायदा हुआ? दो चीज़ें, जो उत्पादन बढ़ रहा था, कोई भी चीज़ जब हम इकोनॉमिक्स का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वो गिव एंड टेक की रिलेशनशिप पे होती है। मांग, डिमांड और सप्लाई, जितनी मांग होगी उतनी सप्लाई करो, जितनी सप्लाई आपके पास सप्लाई अधिक है तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे। तो जब इनके पास बहुत अधिक उत्पादन होने लगा तो उसे खपाने के लिए इनको बाज़ारों की ज़रूरत हुई। साथ ही उस उत्पादन को मेंटेन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब इंग्लैंड और यूरोप की कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ थीं, खनिजों और संसाधनों की दृष्टि से इतनी प्रचुर नहीं थी, इतनी रिच नहीं थी। तो ऐसी कंट्रीज़ में कहाँ से आएगा कच्चा माल? तो उपनिवेशवाद ने उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। भारत, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इन सब कंट्रीज़ में कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध था। जैसे वस्त्र उद्योग के लिए जो बेस्ट क्वालिटी की कपास थी, वो इजिप्शियन जो कॉटन थी, वो इनको मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीकन कंट्रीज़ से मिल रही थी, इंडिया से मिल रही थी। अब इंडिया में आपने नील की खेती के बारे में सुना होगा। जो कपड़े को रंगने के लिए नील चाहिए होती थी, वो ये भारत से प्रोड्यूस करके भेज रहे थे। तो इस तरह से उपनिवेशवाद के कारण इनको एक तो कच्चे माल के लिए एक जगह मिल गई, संसाधन प्राप्त हो गए, दूसरे इनको बाज़ार मिल गया कि जो ये तैयार माल था उसको वो कहाँ पे जाके बेचें। तो इन सब चीज़ों का भी औद्योगिक क्रांति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब पूंजी और नई प्रौद्योगिकी। 17वीं शताब्दी में धर्म युद्धों के कारण अन्य देशों से अधिक संख्या में कुशल कारीगर इंग्लैंड आए थे, है ना। धर्म युद्ध जब हुए थे तो बहुत सारे जो कारीगर थे वो इंग्लैंड आ गए। उन्होंने अपनी कौशल का प्रदर्शन इंग्लैंड में किया, जिससे इंग्लैंड के मज़दूरों में भी एक नई जागृति पैदा हुई, वो भी उससे सीखने लग गए। खेती के विकास से तरीक़ों में परिवर्तन हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस प्रकार उद्योग धंधों के विकास में कुशल कारीगरों ने बहुत मदद पहुंचाई और पूंजीवादी व्यवस्था दिन पर दिन ज़ोर पकड़ती जा रही थी। और अब ये जो ज़्यादा इनके पास पूंजी आ गई थी, इसको इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में उपयोग करना था। तो नई नई इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो रही थी। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में आप देख पाएंगे कि किन किन उद्योगों में कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री अपना महत्व स्थापित कर रही थी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्यों इंग्लैंड में शुरुआत हुई और इसके क्या प्रभाव हुए, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज़ करिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किए जाएं